हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th फिजिक्स का एक नया चैप्टर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना जरूरी है कि साउंड होता क्या है। सो बेसिकली साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड क्या एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, यानी कि अगर ये एनर्जी की फॉर्म नहीं हो तो हम सुन नहीं पाएंगे। तो बेसिकली ध्यान रखिए, साउंड क्या एक टाइप की एनर्जी है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से जो क्या करता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग कॉज करता है। मतलब अगर साउंड वेव्स नहीं होगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो सुनने के लिए कौन सी फॉर्म जरूरी है एनर्जी की? दैट इज साउंड। तो ध्यान रखिए, साउंड क्या एक एनर्जी की ही फॉर्म है। द नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब हमको पता तो चल गया कि साउंड होता क्या है, लेकिन अब हमको यह भी पता होना चाहिए कि साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है। सो बेसिकली साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन तो आपको पता ही है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, फॉर एग्जांपल आप गिटार बजाते हो तो गिटार में क्या होता है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को जब आप क्या करते हो, पुल करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रिंग क्या करती है, वाइब्रेट करती है। और जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट नहीं करने दोगे तो ऑब्वियसली साउंड आना बंद हो जाएगा। तो यही चीज है कि प्रोडक्शन कैसे होता है साउंड का, बाय वाइब्रेशन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्रोडक्शन कैसे होता है साउंड का। साउंड का प्रोडक्शन होता है वाइब्रेशन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग को जब आप क्या करते हो, पुल करते हो, तो स्ट्रिंग क्या करती है, वाइब्रेट करती है, इस तरीके से वाइब्रेट करती है। और जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी तभी आपको सुनाई देगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि साउंड वेव प्रोड्यूस करने के लिए क्या जरूरी है, किसी चीज का वाइब्रेट होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। देखिए, अब आपने साउंड प्रोड्यूस तो कर दिया, मीन साउंड फॉर्म तो हो गया, लेकिन प्रोपोगेट मतलब साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। तो यहां पे हम यही समझेंगे कि साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोपोगेट कैसे करती हैं, यानी कि साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल समझ सकते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं यहां पे एक साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, राइट। यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्यूनिंग फोर्क। तो ट्यूनिंग फोर्क में भी क्या होता है, अगर आप इसको बीट करोगे तो ये जो वाला पार्ट जो होता है ट्यूनिंग फोर्क का, ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो अगर ये वाइब्रेट करेंगे तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके आसपास की जो एयर होगी, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या करेंगे, वो भी मूव करना शुरू करेंगे। तो उनकी वजह से इनकी जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है इनके आसपास, इनके सराउंडिंग की एयर में। अब ये एयर क्योंकि ये मूव कर रहे हैं तो इनके आसपास की एयर जब ये आगे पीछे मूव करेंगे तो इनके आसपास की एयर भी क्या करेंगे, आगे पीछे मूव करेगी। अब इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इस एयर में मूवमेंट हो रहा है, तो ये एयर जैसे आगे बढ़ी, तो ये एयर जब आगे बढ़ेगी तो यहां पे ये फॉर्म करता है, ये एयर कंप्रेस हो जाती है एक जगह पे, और फिर क्योंकि ये जब पीछे जाएगा तो वहां पे फिर दूसरी बार ये क्या करेगा, ये एक्सपैंड होगा। तो यहां पे इसको हम कहते हैं, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो ध्यान रखिए, यहां पे देखिए एयर क्या होगी, देखो एयर अगर पास आएगी, जैसे ये इधर को होगा, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है इधर को मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ की जो एयर होगी वो कंप्रेस हो जाएगी। तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, बहुत पास आ जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। लेकिन जो दूर की जो एयर होगी वो क्या होगी, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रेयरफैक्शन। तो यहां पे क्या फॉर्म होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। फिर जब ये एयर एक्सपैंड होगी तो इसके जो नेक्स्ट वाली जो एयर होगी ये कंप्रेस होगी, फिर जब ये कंप्रेस होगी ये एक्सपैंड हो जाएगी, फिर ये अगेन ये एक्सपैंड होगी तो इसके आगे वाली जो एयर है वो कंप्रेस होगी। तो कुल मिलाकर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है कहां पे, इस ट्यूनिंग फोर्क में, या आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वाइब्रेट करते हो तो वहां पे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इस तरीके से ट्रांसफर होती है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स हैं एयर के, क्योंकि ये एनर्जी इन पार्टिकल्स में ट्रांसफर हो रही है, और ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, फिर एक्सपैंड हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। फिर उसके बगल वाली जो एयर है, क्योंकि ये अपनी एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, उसके बगल वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे फिर वो कंप्रेस होंगे, रेयरफैक्शन। तो एक जगह पे कंप्रेशन होता है, आगे रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो इस तरीके से साउंड वेव्स क्या होती रहती है, प्रोपगेट होती रहती है, यानी कि साउंड वेव्स इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो ध्यान रखिए कि साउंड वेव्स के प्रोपोगेशन में किस चीज का रोल होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन का। यहां पे होता है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये
प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से जनरली मैंने क्या बताया था आपको, क्योंकि साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये एनर्जी हमको ट्रांसफर करनी है, क्योंकि प्रोपोगेशन का मतलब क्या हुआ कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। तो उसके लिए क्या है, हमने क्या करना है, साउंड क्या एक एनर्जी की तो फॉर्म है, इस एनर्जी को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो ये क्या करता है कि अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करता है, जो इसके सराउंडिंग में पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सॉलिड के हैं या लिक्विड के हैं या गैसेस के हैं। तो जनरली अगर हम एयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक जो साउंड वेव प्रोपोगेट होती हैं वो एयर के थ्रू ही होती हैं। तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं, फिर उसमें रेयरफैक्शन होता है, फिर अगेन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, और इस तरीके से एनर्जी जो होती है एक मॉलिक्यूल से अगले मॉलिक्यूल में, अगले मॉलिक्यूल से अगले मॉलिक्यूल में, और इस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अगर यहां से यहां तक आपको साउंड वेव पहुंचाना है तो यहां से लेके यहां तक साउंड पहुंच जाती है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये जो साउंड है ये किस तरीके से जाता है, क्योंकि वेव की फॉर्म में जा रहा है। तो अब हमको ये भी समझना है कि टाइप्स ऑफ वेव्स, यहां पे कितने टाइप्स की वेव्स होती हैं। तो ध्यान दीजिए कि टाइप्स ऑफ वेव्स की हम बात करें, अगर टाइप्स ऑफ वेव्स की अगर हम बात करें, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। यहां पे दो टाइप्स की वेव्स होती हैं। द फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव्स एंड दूसरा होता है आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो आपको इन दोनों को समझना है और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो साउंड वेव होता है वो कौन से टाइप की वेव्स होती हैं। तो ध्यान रखिए, ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए हो क्या रहा है, जनरली ये चीज आप ध्यान रखिए कि यहां पे पार्टिकल्स जो है वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब पार्टिकल्स एनर्जी लेके नहीं जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, बल्कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे। जब क्लोज आ जाएंगे तो कंप्रेशन होगा, और जब दूर चले जाएंगे तो ये ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे। यहाँ पे क्लोज आएंगे फिर दूर जाएंगे, क्लोज आएंगे दूर जाएंगे। यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, क्लोज आएंगे फिर दूर जाएंगे, फिर क्लोज आएंगे फिर दूर जाएंगे। लेकिन पार्टिकल्स यहां से वहां नहीं जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, इनकी वजह से अगला वाला पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, उसकी वजह से अगला वाला पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अपनी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है इसकी वो अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा है, अगले पार्टिकल को ट्रांसफर कर रहा है। और इस तरीके से पार्टिकल अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। पहले ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, फिर इसकी वजह से बगल वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, और इस तरीके से पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन आगे बढ़ रहा है। लेकिन पार्टिकल्स नहीं आगे बढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहां पे आप कंफ्यूज मत होइए, यहां पे पार्टिकल नहीं मूव कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल मूव कर रहे हैं लेकिन वो अपनी ही जगह पे मूव कर रहे हैं, केवल अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि वाइब्रेशन पार्टिकल्स का अपनी ही जगह पे होता है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि यहां पे दो तरीके की वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स इन विच द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। मतलब अगर वेव इस तरीके से आगे बढ़ रही है तो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन का मतलब जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, साउंड वेव इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है। अब मैंने क्या कहा, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, वो वेव्स होती हैं जिन वेव्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, मतलब पार्टिकल ऐसे में वाइब्रेट करेंगे। ध्यान रखिए, व्हाइल द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल्स वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो यहां पे ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव हो गई, तो ट्रांसवर्स वेव ये हो गई। और लॉन्गिट्यूडिनल के केस में मैंने क्या बताया कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है तो पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब जिस डायरेक्शन में जो वेव है आगे बढ़ रही है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, इधर को वाइब्रेट करेंगे, इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे। लेकिन यहां पे वेव अगर आगे की तरफ बढ़ रही है तो पार्टिकल्स किस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, इस तरीके से। अब आप सोचोगे कि साउंड वेव्स कौन सी वेव्स हुई, तो यहां पे देखिए साउंड वेव्स में क्या हो रहा है, वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरीके से। तो ध्यान रखिए यहां पे क्या होती है, साउंड वेव्स आगे की तरफ बढ़ रही है तो पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं आगे पीछे। तो ध्यान रखिए ये कौन सी टाइप की वेव्स हुई, ये हुई हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। साउंड वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। अब देखिए यहां पे ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, मैंने क्या कहा, ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। तो आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कभी देखा होगा कि अगर
स्टिल वाटर है, अगर आप उसमें कोई पत्थर फेंकते हो तो वहां पे क्या होता है, रिपल्स जनरेट होती हैं, तो वेव्स जनरेट होती हैं। अगर आप उन वेव्स को देखोगे तो वो वेव्स किस तरीके से बनती हैं, वो वेव्स इस तरीके से बनती होंगी, आपने देखा होगा। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे देखो, देखिए आगे पीछे मत देखिए, आप इस जगह पे देखिए, तो एक ही जगह पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे जो वाटर है वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, जबकि वेव क्या है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव हो गई। जबकि यहां पे जो वेव्स हो रही है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गई। अब देखिए और डिफरेंसेस क्या हैं, ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं इसमें बनते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो यहां पे आपको पता है जो वाटर है, जो वेव है, उसमें एक टाइम ऐसा आता है जो वाटर लेवल होता है बिल्कुल ऊपर होता है, एक टाइम बिल्कुल नीचे, तो वेव इस तरीके से मूव करती है। तो जो टॉप लेवल होता है, जो टॉप का जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, CREST, एंड जो बॉटम पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रफ, उसको हम कहते हैं ट्रफ। तो यहां पे क्या फॉर्म हुआ था, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, जबकि यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो यहां पे क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म हो रहा है, यहां पे कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखिए, ये मेन डिफरेंस है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, कि इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म होते हैं किसमें, ट्रांसवर्स में, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल में होता है कंप्रेशन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये दो टाइप्स के वेव्स क्या क्या हैं। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव की। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए दैट इज द साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फिर से वो डिस्टर्बेंस हो रहा है इन अ मीडियम। तो डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हुआ, देखिए पहले अभी अगर एयर स्टिल है तो क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपको आपने क्या किया कि ट्यूनिंग फोर्क को बीट किया। तो अगर आपने ट्यूनिंग फोर्क को बीट किया तो इसकी वजह से क्या होगा, एयर के जो पार्टिकल्स होंगे उनमें डिस्टर्बेंस होगा, मतलब वो मूव करेंगे। और ये पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, ये पीरियोडिक डिस्टर्बेंस टाइम टू टाइम अगर ये डिस्टर्बेंस होता रहता है तो इस तरीके से साउंड वेव्स प्रोपोगेट करती हैं। और साउंड वेव्स क्या है, वो एनर्जी की फॉर्म होती हैं। दूसरी चीज मैंने आपको अभी बताई थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं इन अ वेव दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे कंप्रेशन रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल हो रहा है वो अपनी मीन पोजीशन, जो मिड पॉइंट है उसका, वो क्या होगा, इसकी मीन पोजीशन, इसी पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव कर सकता है, मतलब आगे पीछे मूव कर सकता है। और अगर ये कौन सी वेव हुई, ट्रांसवर्स वेव हुई, तो इसमें अप एंड डाउन वेव मूव कर सकता है पार्टिकल। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसकी मेन पोजीशन होगी, यहाँ पे जो पार्टिकल हो गया उस तरीके से मूव करेगा। तो ये टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे या फिर ऊपर या नीचे मूव करेगा, बट इट विल नॉट शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। यहां पे पार्टिकल जो होगा इसका प्रोपोगेशन नहीं होगा, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, पार्टिकल अपने ही मीन पोजीशन के अबाउट मूव करता रहेगा। तो मीन पोजीशन आपको समझ में आ गया होगा, मीन पोजीशन वो पॉइंट है जिस पॉइंट के आगे या पीछे पार्टिकल मूव करता है, या फिर उस पॉइंट से ऊपर या नीचे पार्टिकल मूव करता है। वो डिपेंड करता है कि वेव किस तरीके की है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और एक और चीज कि जो वाइब्रेशन होता है, जो साउंड वेव्स का प्रोपोगेशन होता है, जनरली इट ट्रेवल्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में जो साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं या जो वेव्स ट्रेवल करती हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ऐसे नहीं कि स्पीड चेंज होती जा रही है। तो एक पर्टिकुलर मीडियम है तो उसमें जो स्पीड होगी वेव्स की वो कांस्टेंट स्पीड होती है। देन वन मोर थिंग कि जो बिहेवियर है, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी भी मीडियम पे, इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। तो इलास्टिसिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, मतलब कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं किसके लिए, प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड। तो मैं ये डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूं, वहां पे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये टर्म्स हैं क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेव्स में क्या बन रही है, यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रही है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि अपने मीन पोजीशन से, दिस इज द मीन पोजीशन, मैंने क्या बोला कि पार्टिकल क्या होगा इस मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर या नीचे, यहां पे आगे या पीछे मूव कर सकता है। तो अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करता है, मतलब मैक्सिमम कितना दूर जाता है। तो यहां पे जो पार्टिकल होगा, मैंने बताया ना, यहां पे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यहां पे भी जो पार्टिकल होगा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर सकता है, यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर सकता है, ये या फिर ये। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि
एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस होता है वो, इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया। तो एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। एसआई यूनिट मीटर ही होगी इसकी। द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम पीरियड। तो अब टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम इंटरवल इन विच वन वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज कंप्लीटेड। मतलब ये पार्टिकल क्या करता है? ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, या फिर ऊपर आता है। तो यहां पे देखिए, अब इसका क्या हो गया? एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर घूम के अपनी पोजीशन पे आ गया। तो वो टाइम पीरियड जिसमें ये अपना एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता है, कंप्लीट एक वाइब्रेशन पूरा करता है, उस टाइम को क्या कहते हैं हम? टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, और यू कैन से टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो ये क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया वेव का। द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखिए, टाइम पीरियड क्या है वेव का? जितने टाइम में कोई भी पार्टिकल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का मतलब अपनी मीन पोजीशन से वो ऊपर गया, फिर नीचे गया, और फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। तो इस पूरे टाइम इंटरवल को कहते हैं टाइम पीरियड। तो आई होप कि आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। तो यहां पे इतने में क्या होता है कि जो वेव होती है, वेव क्योंकि ऊपर गया, फिर वो नीचे गया, और फिर अपनी मेन पोजीशन पे आ गया, तो इतने में जो वेव होती है वो यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कर चुकी होगी। क्योंकि देखिए, जिस टाइम पीरियड में वो अपनी मेन पोजीशन से, मान लेते हैं वो इस पॉइंट पे है, तो अपनी मेन पोजीशन से वापस अपनी मेन पोजीशन पे आया, तो यहां पे जो पार्टिकल होगा वो भी अपनी मेन पोजीशन पे आ चुका होगा। तो इतने में जो पार्टिकल क्रेस्ट टू क्रेस्ट इतना ट्रेवल कर चुका होता है, या फिर इतना ट्रेवल कर चुका होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट मान लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था, जो टॉप पॉइंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रफ्स। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और आप इसको एक और चीज से डिनोट कर सकते हैं, आप इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड और इन वन वाइब्रेशन। मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है टी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो टाइम पीरियड होता है टी, उतने टाइम पीरियड में जितने में पार्टिकल का एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, उतने में जो वेव आगे की तरफ बढ़ती है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो वो क्या है? वही लैम्डा है, वही वेवलेंथ है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट इज वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी ये तो सिंपल सा है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इन विच द वेव इज ट्रेवलिंग। तो वेव वेलोसिटी भी नॉर्मल वेलोसिटी की तरह है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं v की बात करूं तो v क्या हो गई? वेव वेलोसिटी हो गई। v क्या हो गई? वेव वेलोसिटी हो गई। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और एक और टर्म आती है यहाँ पे जिसको मैं बताना भूल गया यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इसको हम क्या कहते हैं? एक ऑसिलेशन कहते हैं। एक कंप्लीट वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? इसका एक ऑसिलेशन कहते हैं। सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं इस साइन से। इसको हम v नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं न्यू। तो न्यू इक्वल टू क्या हो गया? 1/t, और इसकी जो यूनिट होती है पर सेकेंड और हर्ट्ज। तो ध्यान रखिए, पर सेकेंड और हर्ट्ज इसको हम कहते हैं। सो द यूनिट इज पर सेकेंड और हर्ट्ज। तो दिस इज द यूनिट। किस चीज की यूनिट है ये है यूनिट फ्रीक्वेंसी की। तो पर सेकेंड को हम हर्ट्ज भी कहते हैं, बात एक ही है, दोनों सेम होते हैं। तो हर्ट्ज को हम जनरली hz से डिनोट करते हैं। तो जनरली जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज हर्ट्ज। द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन लैम्डा, न्यू एंड v। मतलब वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा, तो वेलोसिटी देखिए, अगर मैं टाइम t की बात करूं, t इज द टाइम पीरियड
तो अगर मैं टाइम पीरियड टी ले लूं तो इस टाइम पीरियड टी में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था ना कि टाइम पीरियड टी में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो इसका मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वेव का, लैम्डा के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लैम्डा के बराबर। तो v इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बाई टी। और लैम्डा बाई टी को आपको पता है 1 बाई टी, तो इसको आप लैम्डा इंटू 1 बाई टी लिख सकते हो, और या आप इसको लिख सकते हो लैम्डा इंटू 1 बाई टी। 1 बाई टी को आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू। तो यहां से v इक्वल टू क्या है आपके पास, v इक्वल इंटू न्यू। तो ये रिलेशनशिप हो गई किसके बीच में, लैम्डा न्यू और v के बीच में। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशनशिप याद रखना, ये रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ लाइट और साउंड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।